गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हार्डमानिया के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हार्डमानिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम एज सच कोई हाई स्पेशलाइज्ड नहीं होता। इसका इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें जो वाटर करंट फेरिंग्स के अंदर एंटर होता है, उसमें वाटर करंट के साथ डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन आ जाती है। चूंकि हार्डमानिया की फेरिंजियल वॉल हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है और वो इसलिए वहाँ पर काफ़ी थिन होगी, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। इससे वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। तो जो वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन आती है, वो फेरेंजियल वॉल की ब्लड वेसल्स के द्वारा ले ली जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर वाटर करंट में बाहर निकाल दी जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स और पेपिला के द्वारा इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ ही हार्डमानिया में टेस्ट जो है, वो असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर एम्पुली होती है और ब्लड वेसल्स होती हैं, जो टेस्ट की सरफेस को गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो इस तरह से हार्डमानिया का जो अलग से कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं हम हार्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में न्यूरल ग्लैंड होती है। ये न्यूरल ग्लैंड यहाँ पे आप देखिए, ये डायग्राम में आपको न्यूरल ग्लैंड दिखाई दे रही है। ये न्यूरल ग्लैंड लाइट ब्राउन कलर की होती है, इलेप्टिकल होती है शेप में, और ये मेंटल में मिड डॉर्सली एम्बेडेड होती है और जस्ट अबव नर्व गैंग्लियन या ब्रेन या नर्व गैंग्लियन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नर्व गैंग्लियन या ब्रेन है, इसके जस्ट ऊपर होती है। अगर इसको न्यूरल ग्लैंड का आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ देखिए आप, ये है न्यूरल ग्लैंड। तो न्यूरल ग्लैंड के स्ट्रक्चर में देखें तो ये न्यूमरस पेरिफेरल ब्रांचिंग, यहाँ पे ये देखिए आप, ये है न्यूमरस पेरिफेरल ब्रांचिंग यहाँ पर होगी, और ये सेंट्रल ट्यूब्यूल है। ये सेंट्रल ट्यूब्यूल से यहाँ पर ये डिफरेंट ब्रांचिंग यहाँ पर मौजूद होती है, और ये सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है वो पूरी एंटायर लेंथ में मौजूद होती है यहाँ। और लास्ट में ये एक नैरो डक्ट के द्वारा ये पेरीब्रैंकियल जोन में खुलती है। ये जो न्यूरल डक्ट है, एक नैरो डक्ट है, इसके द्वारा ये प्री ब्रैंकियल जोन के बेस पे, जो डॉर्सल ट्यूबरकल का बेस है, ये डॉर्सल ट्यूबरकल है, इसके बेस पर ये डक्ट खुलती है। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको जब ब्लड का बताया था, तो ये बताया गया था कि ब्लड में नेफ्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो नेफ्रोसाइट्स, ब्लड में उपस्थित नेफ्रोसाइट्स के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली जेंथिन एंड यूरेट पार्टिकल्स होते हैं, और ये जेंथिन और यूरेट पार्टिकल्स जो न्यूरल ग्लैंड की ल्यूमन है, इससे पास होके अल्टीमेटली प्री ब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिंग्स में ये जो डक्ट है या ये जो अपर्चर है, इसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये तो है न्यूरल ग्लैंड। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नर्व गैंग्लियन, और साथ में ये है डोर्सल ट्यूबरकल। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है न्यूरल कॉम्प्लेक्स। न्यूरल कॉम्प्लेक्स थ्री स्ट्रक्चर्स, द न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन, ब्रेन या नर्व गैंग्लियन या ब्रेन, और डोर्सल ट्यूबरकल आर कलेक्टिवली known as न्यूरल कॉम्प्लेक्स। अब हम आते हैं, बात करते हैं हार्डमानिया के अंदर सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स में स्पेशली सेंसरी ऑर्गन्स, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ एग्रीगेटेड यानी कि कुछ सेल्स एक समूह में एकत्रित होती हैं विद नर्व एंडिंग्स, और उनमें नर्व एंडिंग्स होती हैं जो किसका काम करती हैं, रिसेप्टर्स का काम करती हैं। ये जो एग्रीगेटेड सेल्स के स्ट्रक्चर जो आपको जगह जगह नजर आते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रिसेप्टर का काम करते हैं। इसमें पहला जो है वो है टेंगो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स
सेंसिटिव टू टच, ये टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और ये सेल स्कैटर्ड होती हैं नॉन वेस्कुलर एरियाज ऑफ टेस्ट। टेस्ट का जो नॉन वेस्कुलर एरियाज है वहां पे बिखरी हुई पाई जाती हैं। मार्जिन्स ऑफ साइफन्स, साइफन्स के मार्जिन पे पाई जाती हैं, टेंटिकल्स के ऊपर पाई जाती हैं, और वेस्कुलर एम्पुला को कवर्ड किए होती हैं। दूसरा जो सेंस ऑर्गन्स में आता है वो है फोटो रिसेप्टर्स। सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति संवेदनशील होंगे। ये पिगमेंटेड सेल होंगी जो कि रेड पिगमेंट ग्रेन्यूल इनमें प्रेजेंट होता है, और ये साइफन्स और वेस्कुलर जो एम्पुली है उसके मार्जिन्स पर पाई जाती हैं। रियो रिसेप्टर्स, रियो रिसेप्टर्स जो वाटर के लिए सेंसिटिव होते हैं, और ये एपिकल मार्जिन्स ऑफ साइफन, साइफन के एपिकल मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और ये साइफन्स को लाइन करते हैं, ये साइफन्स को आश्रित करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू टेंटिकल्स, टेंटिकल्स को जो है ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स में टेंटिकल्स आते हैं, और ये केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। टेंटिकल्स में क्या होगा, चूंकि इसमें टेंटिकल्स के अंदर रिच नर्व सप्लाई होती है, तो टेंटिकल्स का काम क्या होता है, ऑल्फैक्शन का काम होता है, ऑल्फैक्टरी इन नेचर। इसलिए टेंटिकल्स कैसे होते हैं, ऑल्फैक्टरी इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट आता है, और इसके साथ साथ ही जो टेंटिकल्स हैं टेस्ट द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग वाटर एंड आल्सो द साइज ऑफ फूड पार्टिकल्स एंटरिंग द फेरिंग्स। टेंटिकल्स का एक दूसरा काम और होता है कि वो इनकमिंग वाटर जो अंदर पानी आ रहा है फेरिंग्स के अंदर, उसको उस पानी की ऑल्सो उस पानी की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, और साथ साथ ही फूड पार्टिकल्स को साइज को भी टेस्ट कर इनका काम इनके द्वारा होता है। अब नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन्स में या सेंस ऑर्गन्स में आता है वो है इंपॉर्टेंट पार्ट टेंटिकल्स के अलावा, वो है डोर्सल ट्यूबरकल। डोर्सल ट्यूबरकल क्या है, स्मॉल सेंसिटिव स्ट्रक्चर सस्पेंडेड में डोर्सली इन द प्रीब्रैंकियल जोन जस्ट एंटीरियर टू द जंक्शन ऑफ पेरिफेरेंजियल बैंड एंड डोर्सल लेमिना। इनके जो जंक्शन है पेरिफेरेंजियल बैंड और डोर्सल लेमिना के, उसके जस्ट आगे आपको प्री ब्रैंकियल जॉन में ऊपर की ओर यानी कि मिड डोर्सल रीजन में ये डोर्सल ट्यूबरकल आपको नजर आता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो दो स्पाइरली कॉइल्ड प्रोजेक्शंस होते हैं, और उस प्रोजेक्शंस के अंदर each carrying a similarly coiled and ciliated narrow open channel running from the base to the tip. Both the channel are continuous at the base. Base तक ये दोनों channels continue करते हैं. The surface of dorsal tubercle is covered by ciliated columnar epithelium rich in nerve supply. तो नर्व सप्लाई होने की वजह से ये स्मॉल सेंसिटिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में काम करता है। फंक्शन है इसका सर्व टू स्मेल एंड टेस्ट द वाटर एंटरिंग द फेरिंग्स। जो फेरिंग्स के अंदर वाटर जो अंदर एंटर हो रहा है उसको स्मेल सूंघना और उसको टेस्ट करने का काम इसके द्वारा डोर्सल ट्यूबरकल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। हर्डमानिया का इज हर्मोफोडाइट, यानी कि ये कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, एंड प्रोटोगाइनस कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। प्रोटोगाइनस का मतलब है कि यहाँ पर ओवरीज पहले मैच्योर हो जाती हैं, ओवम का फॉर्मेशन पहले हो जाता है। तो ओवम का फॉर्मेशन पहले हो जाता है स्पर्म का बाद में होने के कारण यहाँ पर स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। हार्डमानिया के गोनेट्स में अगर आप देखेंगे तो दो लार्ज गोनेट्स मेंटल में एम्बेडेड होते हैं और एट्रियल कैविटी में उभार के रूप में मौजूद होते हैं। तो जो राइट गोनेड है वो तो क्या होगा, पेरिकार्डियम के जस्ट पैरेलल, डॉर्सल पेरिकार्डियम के ऊपर डॉर्सल साइड में जस्ट पैरेलल मौजूद होता है, जबकि जो लेफ्ट गोनेड है वो इंटेस्टाइनल लूप में मौजूद होता है। ये देखें आप, ये है हर्डमानिया के लेफ्ट गोनेड फ्रॉम इनर साइड, लेफ्ट गोनेड है या इनर साइड इसकी देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके हर एक गोनेड में करीब क्या होता है 10 से 25
ओवल या राउंडेड लोब्स होते हैं। ये देखिए आप इस तरह से ये छोटे-छोटे लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओवल और राउंडेड लोब्स होते हैं जो कि 2 रोज़ में अ, जुड़े हुए होते हैं। इनमें बीच में एक सेंट्रल एक्सेस होता है। जो मीडियन लोब जो वो क्या है? ये मीडियन लोब है। ये लास्ट में स्थित होता है और ये कैसा होगा? लार्जेस्ट होता है बीन की शेप का यानी कि सेम के आकार का ये मीडियन लोब होता है। ईच लोब इज ए लार्ज ब्रिक रेड कॉर्टिकल आउटर रीजन। हर एक लोब में आप एक तो ये देख रहे हैं बाहर की ओर एक आउटर रीजन पाया जाता है। ये कैसा है? बाहर की ओर एक अलग रीजन है, आउटर रीजन है और इसको कहा जाता है टेस्टिकुलर रीजन। दिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर रीजन। और एक अंदर की ओर पिंकिश कलर का मेडुलरी रीजन होता है। ये अंदर की ओर जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये अंदर की ओर जो रीजन नजर आ रहा है ये कहलाता है ओवेरियन लोब्स कहलाते हैं या इनको कहा जाता है इनर ओवेरियन रीजन। जो टेस्टिकुलर जोन है ये क्लोज ये जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सभी में ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा है ये टेस्टिकुलर जोन है। और टेस्टिकुलर जोन क्या होगा? ये स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स के द्वारा बना होता है। ये स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती हैं। और ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस आपको यहाँ पर जो टेस्टिस लोब है इसके अंदर दिखाई देती है। ये बीच का जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें हर एक लोब के अंदर दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवेरियन जोन है। और ओवेरियन जोन के अंदर जो आपको ओवेरियन फॉलिकल्स की वजह से लोब्यूलेटेड सरफेस नजर आती है। जो सरफेस है वो लोब्यूलेटेड नजर आती है और ये ओवेरियन फॉलिकल्स यहाँ पे होंगी और ओवेरियन फॉलिकल्स में ओवम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हर एक लोब जो है वो किसका काम करता है? हर्मोफोडाइट ग्लैंड का काम करता है यानी कि उसको आपने नाम दिया है ओवोटेस्टिस। ओवोटेस्टिस हर एक लोब चूंकि इसके अंदर ओवेरियन रीजन भी है एंड टेस्टिकुलर रीजन भी है इसलिए इसको नाम ओवोटेस्टिस दिया जाता है। ईच गोनेड हैज टू गोनोडक्ट्स। आप देखिए यहाँ पर 2 गोनोडक्ट होती हैं। जो टेस्टीज लोब्स हैं या टेस्टिकुलर जोन है उनसे हर एक से इस तरह से छोटी छोटी डक्ट मिलती हैं और ये किसका फॉर्मेशन ये कहलाती हैं स्पर्मेटिक डक्ट। आप ये देखिए ये जो बीच में ये डक्ट है जहां पर टेस्टिकुलर जोन से निकले हुए जो डक्ट्स आके मिल रही हैं ये कहलाती है स्पर्मेटिक डक्ट। ओविडक्ट जो है वो कैसी होती है? कंपैरेटिवली वाइडर ट्यूब होती है। ये आपको देखिए ये है ओविडक्ट और ये कंपैरेटिवली वाइडर ट्यूब होगी। और ये ओवेरियन डक्टल्स यानी कि जो ओवेरियन डक्टल्स जो ओवेरियन लोब से निकल के जो डक्ट्स आ रही हैं वो कहाँ पे खुल रही हैं? ओविडक्ट के अंदर खुल रही है और अल्टीमेटली ये वाइडर ओपनिंग के द्वारा यहाँ बाहर आगे की ओर यानी कि जो स्पर्मेटिक डक्ट है उससे थोड़ा सा आगे की ओर ये ओविडक्टल ओविड्यूसल सॉरी ये जो अपर्चर यहाँ पे नजर आता है ये यहाँ पर नजर आता है। दोनों ही डक्ट जो हैं चाहे वो ओविडक्ट हो या स्पर्मेटिक डक्ट हो ये दोनों की दोनों ही लाइंड बाय सिलिया सिलिया के द्वारा ये लाइंड होती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ओविडक्ट ओपन इनटू क्लोएका। ये ओविडक्ट यहाँ पे क्लोएका के अंदर खुलती है और उसके पीछे ही इस पर जो स्पर्मेडिकल डक्ट है वो भी इंडिपेंडेंटली कहाँ पर खुलेगी? क्लोएका के अंदर खुलती है। ये इसका स्ट्रक्चर है हर्डमानिया का टीएस गोनेड्स। टीएस गोनेड्स आप देखेंगे तो चूंकि दोनों ही आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवा भी आपको दिखाई दे रहे हैं और टेस्टिकुलर जोन अगर देखेंगे तो स्पर्मेटिक सीका और ये रीजन ये ओवम और स्पर्मेटिक सीका यहाँ पर आपको इसमें इस रीजन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है टीएस गोनेड जो कि अपने आप में किसको ओवाटेस्टीज का स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं वो हैं गैमेट्स। जो टेस्टिकुलर लोब्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे और स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है? पॉलीमॉर्फिक यानी कि कई रूप होते हैं। इसमें एक्रोसोम जो है वो कभी हेड से थोड़ा छोटा होगा कभी हेड से बराबर होगा या कई बार हेड से थोड़ा सा लंबा होता है। तो कई तरह के स्पर्म्स यहाँ पर
नजर आते हैं, जिसको पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कहा जाता है। और ओवेरियन लोब्यूल्स प्रोड्यूसेस ओवा। ओवा में ओवेरियन लोब्यूल्स प्रोड्यूसेस ओवा। ओवेरियन लोब्यूल्स ओवा प्रोड्यूस करते हैं, और जिसमें कि अगर इसके ओवम में आप देखेंगे तो एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि एक साइड पर सिचुएटेड होता है। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हार्डमानिया में चूंकि ये हर्मोफोडाइट होता है या उभयलिंगी होता है, अतः और साथ ही यहाँ पर प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस का मतलब है कि जो ओवेरियन रीजन है वो पहले मैच्योर हो जाता है, ओवम का फॉर्मेशन पहले हो जाता है, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं पाया जाता। जैसे ही गैमेट्स मैच्योर होते हैं, वो सी वाटर में बाहर एट्रियल करंट के साथ बाहर एक्सपेल्ड आउट यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा और सी वाटर में होता है। क्लीवेज पे आते हैं, तो क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा और डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट का मतलब है द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि जो ब्लास्टोमियर्स का फेट है वो पहले से डिटरमाइंड होता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के ब्लास्टोमियर्स आगे चल के किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे। ब्लास्टुला इसका सीलोब्लास्टुला कहलाता है, और गेस्टुलेशन बाय एम्बोली और इन्वेजिनेशन। और गेस्टुलेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि ब्लास्टुला से गेस्टुला बनने का जो प्रोसेस होता है, उस वो किसकी वजह से होता है? अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन की वजह से होता है। अब हार्डमानिया के नेक्स्ट स्टेज हम आते हैं लार्वल फॉर्म पर। लार्वल फॉर्म में आप देखेंगे कि हार्डमानिया का जो लार्वा है वो टेडपोल लार्वा कहलाता है। टेडपोल लार्वा कहलाता है क्योंकि द एसिडिन लार्वा इज कॉल्ड टेडपोल लार्वा बिकॉज इट्स रिजेम्बलेंस टू ए स्मॉल टेडपोल। इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो, या इसकी जो समानता है दिखने में, ये कैसा होता है? स्मॉल टेडपोल जैसा होता है, इसलिए इसको टेडपोल लार्वा कहा जाता है। टेडपोल लार्वा का जो फॉर्मेशन है, जैसे ही एग फर्टिलाइज्ड होता है उससे 10 से 12 घंटे में टेडपोल लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप टेडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए आप, ये है हार्डमानिया का टेडपोल लार्वा। और इस टेडपोल लार्वा में मतलब ये बिल्कुल विशेष होता है, एक अलग तरह का टेडपोल लार्वा होता है यहाँ पे। इट इज ट्रांसपेरेंट, माइन्यूट एंड हाईली मोटाइल। ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, छोटा होता है और इस हाईली मोटाइल होता है। इसकी जो एंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो थिन, एंटायर बॉडी जो है वो ट्यूनिक या टेस्ट के द्वारा कवर्ड होती है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी पर क्या पाया जाएगा? ट्यूनिक या टेस्ट के द्वारा कवर्ड होगी। इसके दो भाग होते हैं। एक तो जो ऊपर का ये भाग है, शुरू का भाग है, इस रीजन को कहा जाता है ट्रंक। ये वाला जो एंटीरियर रीजन है इसको ट्रंक कहा जाता है, और जो ये पोस्टीरियर रीजन है इसको टेल। तो यानी कि दो भाग होते हैं, एंटीरियर ट्रंक एंड पोस्टीरियर टेल, ये दो भाग इसके होते हैं। अगर आप इसका हेड या ट्रंक वाला रीजन, ये जो देखें आप, इसको हेड या ट्रंक वाला रीजन कहा जाता है। ट्रंक कैसा होगा? बेलनाकार स्ट्रक्चर होगा। करीब इसकी जो लंबाई है वो 0.3 mm ट्रंक की होती है। इस पर एंटीरियर एंड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीन आपको स्टॉक्ड अडेसिव पेपला पाई जाती हैं। एक, दो, तीन, तीन स्टॉक्ड अडेसिव पेपला पाई जाती हैं जो इसके अटैचमेंट का कार्य करती हैं। ट्रंक के डॉर्सल पार्ट पर एक ओवल हॉलो सेंसरी वेसिकल या ब्रेन होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये इसका डॉर्सल पार्ट है, और इस पे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? सेंसरी वेसिकल है। और इसमें दो ओसिलाई होंगे। तो सेंसरी वेसिकल में एक और दो ओसिलाई मौजूद होते हैं जो फोटोरिसेप्टर का कार्य करते हैं। और एक सिंगल, ये जो आपको सिंगल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? ऑटोसिस्ट होता है। ये सिंगल स्ट्रक्चर ऑटोसिस्ट होगा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है। इसका संतुलन बनाए रखने का काम इस ऑटोसिस्ट के द्वारा किया जाता है। सेंसरी वेसिकल, ये जो आपको दिखाई दे रही है सेंसरी वेसिकल, इसके पीछे एक थिकन सॉलिड मास ऑफ नर्व सेल्स जिसे विसरल गैंग्लियन कहा जाता है। इसके पीछे एक थिकन सॉलिड मास, ये जो ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है विसरल गैंग्लियन कहा जाता है, प्रेजेंट होता है। यह ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के रूप में टिप
टिप ऑफ द टेल तक कंटिन्यूड रहता है। ये जो विसरल गैंग्लियन है ये पीछे की ओर जाके आप यहाँ देखें ये टेल तक आ रहा है विसरल गैंग्लियन, और लास्ट में टेल गैंग्लियन तक कंटिन्यू, टिप से आगे से लेके ये पीछे तक टिप तक कंटिन्यूड रहता है। माउथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है माउथ। माउथ की पोजीशन आप देखें तो ये कैसा है, माउथ एंटेरोडोर्सली है, यानी कि एंटेरोडोर्सल पोजीशन पर माउथ मौजूद होता है। और ये किस में खुलता है, रेडिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, ये आपको दिख रही है, ये इसकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ खुलता है। एलिमेंट्री कैनाल में नैरो ब्रेंकियल साइफन, ए लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स, इसके अंदर एक ब्रेंकियल साइफन मौजूद होगा, एक लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स मौजूद होती है, एक शॉर्ट इसोफेगस मौजूद होगी। ये देखिए आप, ये शॉर्ट इसोफेगस, ये फेरिंग्स है, ये शॉर्ट इसोफेगस है, ये स्टोमक है, और एक सिलेंडर इंटेस्टाइन। ये आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर इंटेस्टाइन मौजूद होती है, और यहाँ पर स्मॉल रेक्टम मौजूद होता है। फेरिंग्स में एक वेल डेवलप्ड एंडोस्टाइल होता है। ये देखिए ये है, ये फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है, और फेरिंग्स में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वेंट्रल सतह पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक वेल डेवलप्ड एंडोस्टाइल यहाँ पे मौजूद होता है। एक वन पेयर, और ये गिल स्लिट्स हैं, ये फेरिंग्स के अंदर क्या होगा, ये गिल स्लिट्स हैं, जो एक पेयर गिल स्लिट्स होगा, लार्ज गिल स्लिट्स का होगा, जो बाद में स्टिग्मेटा में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिंग्स एट्रियम के द्वारा लेटरली एंड डॉर्सली घिरा होता है। पोस्ट मिड डॉर्सल पर एट्रियल अपर्चर के द्वारा खुलता है। और ये अगर आप फेरिंग्स आप देखें तो ये फेरिंग्स पोस्ट जो है मिड डॉर्सल पर एट्रियल अपर्चर, ये एट्रियल अपर्चर है, ये फेरिंग्स वाला रीजन है, और ये फेरिंग्स एट्रियल अपर्चर के द्वारा पोस्ट मिड डॉर्सल रीजन पर खुलता है। फेरिंग्स में पोस्टीरियर एंड के नीचे पेरिकार्डियम, जिसमें हार्ट मौजूद होता है। अगर आप देखें ये वाला जो रीजन है ये पेरिकार्डियम कहलाता है, और ये पेरिकार्डियम में क्या मौजूद है, हार्ट यहाँ पर मौजूद होता है। मीजेनकाइम और इसके पोस्टीरियर रीजन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये पोस्टीरियर रीजन जो है इसका ट्रंक का, इसमें जगह जगह मीजेनकाइम सेल्स, ये मीजेनकाइम सेल्स हैं, और ये मीजेनकाइम सेल्स इसका स्कैटर्ड होती हैं। अब हम आते हैं टेल रीजन के ऊपर। ये है इसका टेल रीजन। टेल रीजन कैसा होता है, टेल जो है इसकी वो पावरफुल ट्रांसपेरेंट टेल होगी, और ये किसका काम करती है, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑर्गन का काम करती है। लेटरली कंप्रेस्ड होती है, पार्श्व रूप से ये संपीड़ित होती है, और पॉइंटेड टर्मिनली, टर्मिनली ये पॉइंटेड होती है। इसके जो टेल है, इसके कंटिन्यूअस टेल पर क्या पाया जाएगा, कंटिन्यूअस पीछे आगे से लेके पीछे तक, यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, टेल फिन मौजूद होता है। अगर इस टेल के अंदर आप देखेंगे तो टेल के अंदर नोटोकॉर्ड, जो सपोर्टिंग एक्सियल स्केलेटन स्केलेटल रॉड की फॉर्म में होती है, जो नोटोकॉर्ड है ये आप देखिए आगे से पीछे तक टेल रीजन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सपोर्टिंग एक्सियल स्केलेटल रॉड की फॉर्म में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। और सबसे खास बात है कि जो ये नोटोकॉर्ड है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये नोटोकॉर्ड केवल टेल रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। नोटोकॉर्ड के ऊपर हॉलो नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। ये देखिए, ये जो आपको आगे से पीछे तक नोटोकॉर्ड के ऊपर हॉलो नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। टेल में ये स्ट्रॉन्ग मसल बैंड्स मौजूद होते हैं, जो सुपरफिशियल, ये जो स्ट्रॉन्ग मसल बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मसल बैंड्स मौजूद होंगे जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन का काम करते हैं। तो ये था टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया के टेडपोल लार्वा के बाद हम एक जो टर्म आती है और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है हार्डमानिया के केस में, वो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण का काम है, जो लार्वा से एडल्ट में चेंज होने का काम है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। वो बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल विशेष होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा with advanced characters such as axial notochord
dorsal neural tube, and special sense organs into an inert, sedentary, and simple adult with only a pharynx with stigmata and endostyle to indicate its chordate nature. तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो मेटामॉर्फोसिस में जनरली होता क्या है कि लार्वल फॉर्म्स सिंपल होती हैं और उनसे जो एडल्ट में चेंजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जो टर्म यूज की गई है रिट्रोग्रेसिव, यानी कि जो लार्वा है वो कैसा है, एक्टिव है, फ्री स्विमिंग है और उसके अंदर एडवांस कैरेक्टर्स हैं। एडवांस कैरेक्टर्स जैसे कि बताया, एक्सियल नोटोकॉर्ड है, डोर्सल न्यूरल ट्यूब है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं। ये सारे इसमें एडवांस कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। और जैसे ही ये एडल्ट में चेंज हो जाता है तो एडल्ट कैसा होता है, सेडेंट्री हो जाता है। ये हाईली मोटाइल था, फ्री स्विमिंग था, जबकि ये स्थानबद्ध हो गया और सिंपल एडल्ट है कि उसमें केवल फेरिंग्स, स्टिग्मेटा और एंडोस्टाइल ही मौजूद होते हैं जो इसके कॉर्डेट कैरेक्टर को शो करते हैं या कॉर्डेट नेचर को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर डीजेनरेशन from larva which shows metamorphosis, which shows retrogression or degeneration from larva to adult is referred to as retrogressive metamorphosis. तो इस तरह के जो मेटामॉर्फोसिस है उसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो इस तरह से हर्डमानिया के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। Thank you. Thank you very much.